अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौज़म फ़ख्र में खुश आमदेद। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार दा खेस खुसन वाला है, क्योंकि इस वक्त जो पॉलिटिकल बिल्डअप बन गया है, इसके अंदर अपोजिशन हो या हुकूमत हो, उन दोनों की जो ज़रूरत है वो है मुस्लिम लीग काफ, और मुस्लिम लीग काफ को शामिल किए बगैर किसी तरफ भी जो पलड़ा है वो भारी नहीं हो सकता। और उसके लिए शर्त ये है कि चाहे अपोजिशन है चाहे हुकूमत है, उनको पंजाब के लिए चीफ मिनिस्टरशिप की कुर्बानी देना होगी। यानी उस्मान बुज़दार साहब का जाना ठहर गया है। इस सारे पॉलिटिकल बिल्डअप के अंदर अगर किसी बंदे का सबसे ज़्यादा नुकसान होने जा रहा है तो वो है उस्मान बुज़दार साहब, और इसके लिए अब दिन भी कुछ ज़्यादा नहीं रह गए। आने वाले चंद दिन, हफ्ते 10 दिन के अंदर इस बात का हतमी फैसला हो जाएगा कि चीफ मिनिस्टर पंजाब की कुर्सी पर परवेज़ इलाही साहब काली शेरवानी पहन के बैठेंगे या नीली शेरवानी पहन के बैठेंगे। क्योंकि ये जो गुफ्तगू जारी थी चीफ मिनिस्टरशिप के हवाले से अब किसी तरफ लगने वाली है, और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो PDM के सरबराह भी हैं और इस वक्त अपोजिशन की जो तहरीक है उसको लीड करने वालों में भी शामिल हैं, उनकी तरफ से जो ऐलान किया गया अगले 48 से 72 घंटों के दौरान तहरीक अदम एतमाद को पेश करने के हवाले से, और उसके लिए जो उन्होंने एक शेर का सहारा लिया, वो दोनों बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं। वो मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये कहना था कि तहरीक अदम एतमाद तैयार है और अगले 48 से 72 घंटों के अंदर वो पेश कर दी जाएगी। और साथ उनसे जब पूछा गया कि ये इन हाउस चेंज के बाद अगली सूरत हाल क्या होगी, तो उनका ये कहना था कि ख़ज़ा जाए बहार आए या ना आए, यानी इससे हमें कोई ताल्लुक नहीं है कि ये हुकूमत जाने के बाद अगला मंजरनामा क्या होगा, उस सेटअप के अंदर कौन कौन आएगा या कौन कौन शामिल नहीं होगा। अलबत्ता हमारा इस वक्त जो प्राइम टारगेट है वो इमरान खान साहब हैं, और इमरान खान साहब को घर भेजना है। अब यकीनी तौर पर इस पूरी खेल के अंदर जो बुनियादी खिलाड़ी बन के सामने आए हैं वो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं और आसिफ अली जरदारी साहब हैं, और उनके साथ जो अलाइंड हैं वो हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस वक्त अगर हम देखें तो वो सेंट्रल पोजीशन के ऊपर आकर बैठ गए हैं, और उनको चीफ मिनिस्टरशिप की ऑफ़र्स अब दोनों तरफ से मौजूद हैं। यानी अपोजिशन की तरफ से भी उनको मुमकिन तौर पर चीफ मिनिस्टरशिप की ऑफ़र मौजूद है, और हुकूमत के लिए भी अब उनको चीफ मिनिस्टरशिप देना शायद मजबूरी बनती जा रही है। और इमरान खान साहब के दौरे लाहौर के अंदर भी इस हवाले से बातचीत हुई। ज़राई इस बात का इंकशाफ करते हैं कि अगरचे इमरान खान साहब की जो चौधरी ज़हूर इलाही का जो घर है वहाँ पर आमद और वहाँ पर होने वाली गुफ्तगू इतनी ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, लेकिन पसे पर्दा होने वाले राब्ते और जो गुफ्तगू है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस की हामिल है, क्योंकि इसके अंदर कुछ इस किस्म के इशारे दिए गए हैं हुकूमती सतह पर कि वो चीफ मिनिस्टरशिप चौधरी परवेज़ इलाही साहब को देने पर आमादा हैं। और इसी बात को अगर हम मद्देनज़र रखें तो आज बिलावल साहब की तरफ से जो की गई बात है वो वैलिडेट हो जाती है इस तरीके से कि बिलावल साहब का भी ये कहना है कि हुकूमती इत्तेहादियों को जब तक हम कुछ बड़ा ऑफ़र नहीं करेंगे तब्दीली नहीं आ सकती, और हमें इत्तेहादियों को साथ मिलाने के लिए दिल भी बड़ा करना होगा और उनको देने के लिए अपनी गुंजाइश में भी इजाफा करना होगा। यानी दोनों तरफ से अब ये सोच पाई जाती है कि चौधरी परवेज़ इलाही, अब ये जो पसे पर्दा राब्ते हुए हुकूमती सतह पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ, वहाँ पर अब कुछ बातें सामने आ रही हैं और कुछ इशारे भी मिल रहे हैं। नंबर 1, ये बात तय हो गई कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जिस तरफ भी जाएंगे, चाहे वो अपोजिशन की तरफ जाएं चाहे वो हुकूमती सतह पर जाएं, वो अपना तमाम तर वज़न उसी पलड़े में डालेंगे। लेकिन अब शर्त ये है कि सबसे पहले पंजाब के अंदर ही फैसला होगा। यानी अगर इमरान खान साहब को अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाना है, जो मुमकिन तौर पर पीर या मंगल को नेशनल असम्बली में टेबल कर दी जाएगी, तो फिर इतवार से पहले पहले उन्हें चीफ मिनिस्टर पंजाब को हटाना है और उनकी जगह पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब को लाना है। और उसके नतीजे में चौधरी परवेज़ इलाही साहब की ये गारंटी है कि वो हुकूमती इत्तेहाद को ना सिर्फ इंटैक्ट रखेंगे, ना मुस्लिम लीग काफ जाएगी, ना MQM जाएगी, ना बलूचिस्तान अवामी पार्टी जाएगी, ना GDA जाएगी, और इसके साथ साथ उनकी तरफ से इस बात की भी गारंटी है कि तहरीक अदम एतमाद टेबल होने के बाद, चूँकि वोटिंग के लिए 7 से 9 दिन का टाइम है, तो इसी दौरान वो तमाम हुकूमती अराकीन और ख़ास तौर पर जहांगीर तरीन ग्रुप के अराकीन को संभालने की जिम्मेदारी भी
चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास होगी और चौधरी परवेज़ इलाही साहब अपना तमाम तर पॉलिटिकल असर रसूख और अपनी ज़ाती ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए इमरान खान साहब को बेल आउट करेंगे। दूसरी जानिब यही ऑफ़र उनकी अपोजिशन जमातों के पास भी है, यानी अगर अपोजिशन की तरफ से उनको चीफ मिनिस्टरशिप ऑफ़र की जाती है तो मुस्लिम लीग काफ ना सिर्फ खुद आएगी बल्कि अपने साथ MQM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी को भी लेके आएगी, क्योंकि ये दोनों जमातें भी इस बात को समझती हैं कि मुस्लिम लीग काफ के साथ जाना इनफैक्ट इस्टेब्लिशमेंट के साथ जाना है, और इन्हीं दोनों चीज़ों को लिंक करते हुए अब सूरत हाल आगे बढ़ रही है। PTI के जो अंदरूनी ज़राए हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि उस्मान बुज़दार साहब जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं उन्हें इस बात से इशारों के अंदर आगाह कर दिया गया है कि जनाब हम कुछ फ़ैसला लेने जा रहे हैं, और अगर इस फ़ैसले में आपको थोड़ा सा अपने पॉलिटिकल कैरियर की कुर्बानी देना पड़ी तो हम ये तवक्को करेंगे कि आप इसकी कुर्बानी दे देंगे। और उस्मान बुज़दार साहब यकीनी तौर पर उन्होंने 3.5 साल हूटर वाली गाड़ियाँ भी देख ली हैं, प्राइवेट जेट्स पे भी घूम लिए हैं, हेलीकॉप्टर भी घूम लिए हैं, अपना इलाके के अंदर उन्होंने बाबा भी ऊंचा कर लिया, अपने वालिद साहब के नाम पर हॉस्पिटल भी बना लिया। अब इससे ज़्यादा उनको और क्या चाहिए। अब ये जो सूरत हाल है जो मैंने आपके सामने रखी, नीली और काली शेरवानी वाली, जो चीफ मिनिस्टरशिप जो है परवेज़ इलाही साहब उनके लिए रेडी है। अब प्लान बी क्या हो सकता है, क्योंकि मुमकिना तौर पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अपोजिशन की जमातें इस बात को तय कर चुकी हैं कि अब हमने फैसला कुन राउंड खेलना है, और उसके लिए इंतज़ार है इतवार का, क्योंकि ये जो 7 या 8 मार्च को पहुंचना है बिलावल साहब ने इस्लामाबाद, और वहाँ पर उससे पहले तो ये तहरीक अदम एतमाद टेबल नहीं होगी, उसके बाद ही टेबल होगी, और इस्लामाबाद पहुंचने के बाद ही ये जो अगली गेम है ये तैयार होगी, और उसके बाद देखना ये है कि वो कौन सा राह इख्तियार करेंगे। अगर आप मौलाना फजलुर रहमान साहब की कल होने वाली गुफ्तगू का ज़रा दोबारा जायज़ा लें, या जो आज अखबारात में शाया हुई है उसको दोबारा पढ़ें, तो उसके अंदर एक जुमला है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल है। उनका ये कहना था कि हमारे पास तहरीक की कामयाबी के लिए नंबर्स पूरे हैं, कानूनी टीम तहरीक अदम एतमाद और इजलास की रेक्विजिशन दोनों पर गौर कर रही है। अब अगर हम देखें इस जुमले में तो इसके अंदर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं कानूनी टीम के, तो ये लफ्ज़ भी निहायत सोच समझ कर अदा किए गए हैं, क्योंकि ये जो मामला है इस वक्त इन हाउस चेंज के अंदर नंबर्स गेम पूरी करने का और नंबर्स गेम इत्तेहादियों के बगैर पूरी करने का, तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आए और सामने आकर जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वोट दे, और ये अचानक हो, क्योंकि अगर पहले फॉरवर्ड ब्लॉक आ जाता है और स्पीकर नेशनल असम्बली असद कैसर साहब अपनी कुर्सी पर मौजूद रहते हैं तो उनकी मौजूदगी के अंदर ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक है ये शायद अपना रोल अदा ना कर सके, क्योंकि स्पीकर अपनी किसी भी रूलिंग के ज़रिए इन अफराद को वोट कास्ट करने से रोक सकते हैं और तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो सकती है, क्योंकि उसके लिए 172 का मैजिकल फिगर को पूरा करना अपोजिशन की जिम्मेदारी है। अब अगर ये 25 अरकान को अपने साथ लाना है और खड़ा करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये सडन हो, अचानक हो। वो तमाम लोग रात का खाना या सुबह का नाश्ता तो PM हाउस में करें, लेकिन जिस वक्त वोटिंग का टाइम है तो वो अपनी जो वोट है वो डिवीजन के वक्त पे दाएं तरफ की गैलरी में जाने की बजाय बाएं तरफ की गैलरी में आए, और उसके बाद शुरू होने वाली कानूनी लड़ाई से इन अरकान को किस तरह बचाना है, ये है वो बुनियादी नुक्ता जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपने इस जो मुख्तसर उनकी गैर रस्मी गुफ्तगू थी उसके अंदर कहा। अब अगर हम देखें जो अपोजिशन की सूरत हाल है, अपोजिशन ने 2 दरखास्तों को तैयार कर लिया हुआ है, यानी उन्होंने इजलास बुलाने की रेक्विजिशन को भी तैयार कर लिया है, जबकि तहरीक अदम एतमाद की जो करारदाद है उसको भी तैयार कर के 80 अरकान असम्बली से उस पर दस्तखत भी करा लिए हैं, और इस करारदाद में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक चार्ज शीट को भी शामिल किया गया है। उसके अंदर मुख्तलिफ नकात बनाए गए हैं कि इमरान खान साहब किन किन वजूहात की बिना पर अब कायदे ऐवान की स्लॉट के
کے لیے بیسٹ کینڈیڈیٹ نہیں ہے. اور جو یہ جو نقاد ہیں ان کو ویلیڈیٹی ملتی ہے جو عمران خان صاحب کی اپنی جو گورننس کا ٹائم ہے, اور اس گورننس کے دوران جو انہوں نے اپنا جو رول ادا کیا وہ اب سب کے سامنے ہے. بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو جس وقت لاہور کے اندر اجلاس ہوا تھا آصف علی زرداری صاحب کا, شہباز شریف صاحب کا, اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی تھی ان تینوں کی, اس کے بعد سے لے کر اب تک یہ ان ہاؤس چینج کے حوالے سے کچھ اتنی زیادہ سرگرمی پولیٹیکل لیول پر نظر نہیں آئی ماں سوائے ملاقاتوں کے. اور اس کے اندر اب اس قسم کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ اپوزیشن کے اندر تقسیم تھی, کیونکہ اپوزیشن خاص طور پر پیپلز پارٹی اتحادی جماعتوں کو ساتھ ملا کر ان ہاؤس چینج کرنا چاہتی تھی, اور وہ یہ چاہتی تھی کہ یہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں, جبکہ اپوزیشن کی باقی جماعتیں اس معاملے کے لیے تیار نہیں تھیں. وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اسمبلیاں اپنی 1.5 سال کی مدت پوری کریں, بلکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ان ہاؤس چینج کے فوری بعد کچھ اس قسم کا سیٹ اپ بنے جو اگلے 1-1.5 مہینے کے اندر اسمبلیوں کو ڈیزالو کرے اور اس کے بعد الیکشن ہو, یا یہ اسمبلیوں کی ساکھ کے اوپر سوالیہ نشان لگ جائے اور یہاں پر کسی کو بھی اکثریت نہ ملے, جس کے نتیجے میں صدر مملکت خود اسمبلیاں تحلیل کرنے پر مجبور ہو جائیں. اب کچھ اس قسم کے اشارے مل رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے اندر آپسی جو رابطے ہیں ان رابطوں کے نتیجے میں پیپلز پارٹی بھی اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ اب ہمیں فوری الیکشنز کرنے چاہیے, فوری الیکشنز کی طرف جانا چاہیے. اور اس کے لیے امپورٹنٹ رول ادا کیا ہے بلاول صاحب کا جو لانگ مارچ ہے اس نے, اور اس لانگ مارچ کے اندر جو ان کی پذیرائی ہے یقینی طور پر اس سے پیپلز پارٹی کے حوصلے بہت زیادہ بلند ہوئے ہوں گے. اور خاص طور پر اب پنجاب میں داخل ہونے کے بعد یہ لانگ مارچ کیا رنگ جماتا ہے اور کس طریقے سے اپنی جو پولیٹیکل اپیئرنس ہے اس کو کنسالیڈیٹ کرتا ہے, اپنی پولیٹیکل پوزیشننگ کو امپروو کرتا ہے, یہ ہے سب سے اہم سوال. اور اس کے لیے اگلے 4 سے 5 دن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگرچہ بلاول صاحب نے جو میڈیا ٹاک کی ہے ایک ٹی وی چینل کو آج صبح کے مارننگ شو پہ جو انہوں نے گفتگو کی, اس کے اندر بھی ان کا واضح طور پر یہ کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے فوری بعد ہمیں نئے الیکشنز کی طرف جانا چاہیے. تو یہ بھی اسی بات کو ملاتا ہے کہ اب پی ڈی ایم اس حوالے سے یکسو ہو چکی ہے. اب ایک آپشن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر مسلم لیگ کاف جوائن کر لیتی ہے حکومتی اتحاد کو اور چیف منسٹرشپ حکومتی اتحاد سے لے لیتی ہے, اور اس کے بعد پھر آپشن کیا بچتا ہے, اور اس ساری صورتحال میں جو الٹیمیٹ بینیفیشری ہوگا وہ کون ہوگا اور اس کو سپورٹ کہاں سے ملے گی. اگر آپ غور کریں تو اس سوال کو اگر ہم جوڑ کے دیکھیں مسلم لیگ کاف کی عمران خان صاحب کے ساتھ قربت کو, اور مسلم لیگ کاف خاص طور پر چودھری برادران کی آصف علی زرداری صاحب کی قربت کو, تو ہمارے سامنے ایک اور منظرنامہ آتا ہے. ذرا 1 منٹ کے لیے میں آپ کے سامنے وہ ایک منظرنامہ صرف رکھ رہا ہوں, اور اس کے بعد ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے اور آپ نے اپنے کامنٹس کے اندر اس کی رائے دینی ہے. مسلم لیگ کاف کو مل جاتی ہے پنجاب کی چیف منسٹرشپ, اور عمران خان صاحب اقتدار میں رہتے ہیں مسلم لیگ کاف کی مدد سے اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد ناکام ہونے کی صورت میں. تو یہاں پر جو نقصان ہوگا سیاسی نقصان وہ کس کا ہوگا؟ یقینی طور پر مسلم لیگ کاف کے مضبوط ہونے کا جو نقصان ہے وہ ہوگا مسلم لیگ نون کو. اور مسلم لیگ کاف کی طرف سے اگر سپورٹ ایکسٹینڈ کی جاتی ہے پیپلز پارٹی کو پنجاب کے اندر قدم جمانے میں, اور خاص طور پر اس سینیریو میں کہ جب وہ ایک لانگ مارچ لے کے آ رہی ہے, پنجاب کے اندر اپنے آپ کو ری گروپ کر رہی ہے, ری یونائٹ کر رہی ہے, ری آرگنائز کر رہی ہے, تو ایسی صورت میں اگر اس کو اپنی پولیٹیکل پوزیشننگ کو اور بہتر کرنے کے لیے وہ اپوزیشن میں بھی رہے, تحریک عدم اعتماد میں ناکام بھی ہو جائے, اپوزیشن کا علم اٹھا کے بھی کھڑی ہو, لیکن یہاں پر اس کو پولیٹیکل پوزیشننگ مل جائے, تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اصل گریٹ گیم کیا ہے اور اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں. مسلم لیگ کاف کو چیف منسٹرشپ مل جائے گی, عثمان بزدار کو ہٹانے کا جو اسٹیبلشمنٹ کا خواب ہے وہ پورا ہو جائے گا, پیپلز پارٹی دوبارہ پنجاب کے اندر کھڑی ہوگی, اور وہ اگلے الیکشن میں مسلم لیگ کاف کے ساتھ مل کر ڈنٹ ڈالے گی پی ٹی آئی کو بھی اور مسلم لیگ نون کو بھی. الٹیمیٹ بینیفیشری کون ہو سکتا ہے اس کا؟ کامنٹس میں اس کا ضرور جواب دیجیے گا, اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.